अस्सलाम वालेकुम। हमारा जनाब नया टॉपिक है, बड़ा ही फेवरेट मेरा और एग्जामिनर का भी बड़ा ही फेवरेट है। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, इसमें से ऐसे आता है, इसमें से आपका इवन क्लाइमेट इशू पे करंट अफेयर्स के अंदर टॉपिक आता है। 2008 में ऐसे आया था कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ मिथ और रियलिटी। तो क्लाइमेट चेंज पे डिफरेंट एस्पेक्ट से, या ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ आर रियलिटी। इवन अभी ये सिंध का जो सीसी कंबाइंड कंपेटिटिव एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे भी ये ऐसे आ चुका है। तो इसको आपने बड़े ही डिटेल में और डिफरेंट एस्पेक्ट से आपने इसको तैयार करना है। इस पे जो आपके पास लेटेस्ट, मैंने कोशिश तो की है कि आपको लेटेस्ट फिगर इसमें दूं। आपने इसमें कुछ जो लेटेस्ट डाटा है उसको भी आपने क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। क्योंकि अगर ये आपके पास ऐसे आ जाए तो ये याद रखें, ये द सेफेस्ट ऐसे ऑप्शन होगा। क्योंकि इसमें कोई कंट्रोवर्सी का इस तरह से कोई ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, और इसको बड़ी इजीली आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर या आर्गुमेंटेटिव फॉर्म के अंदर इस ऐसे को आप क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं जनाब। तो सबसे पहली बात है जी, ग्लोबल वार्मिंग से मुराद क्या है? ग्लोबल वार्मिंग रेफरेंस टू द रिसेंट एंड ऑन गोइंग राइज इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है हमारा, वो क्या होता जा रहा है, राइज करता जा रहा है। इट इज कॉज्ड मोस्टली बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज से क्या मुराद है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जिस तरह मीथेन हो गई, ठीक है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं। तो इनकी वजह से जो आपका ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो अब ये जो व्हाट आर द काजेज ऑफ द टेम्परेचर राइज, या अच्छा ये क्वेश्चन एग्जामिनर कभी कभार इस तरह से पूछ लेता है कि जी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी वजह क्या है। कभी इस तरह से पूछ सकता है जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, या कभी इस तरह से पूछ सकता है कि जी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसकी वजह क्या है। तो एक्चुअली ये एक ही क्वेश्चन है जिसको डिफरेंट अंदाज में एग्जामिनर जो है वो आपको क्या करता है, पूछता है। तो जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ओवर द ईयर्स, उसकी कुछ नेचुरल काजेज हैं। यहाँ पे मैंने दो आपको नेचुरल काजेज लिख दी हैं, जो कि एग्जामिनर इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये आपको मैं पहली बात बता दूं। नेचुरल काजेज क्या है कि जिस तरह नेचुरल वेरिएशंस होती हैं, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से, ठीक है ना। और एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की तो वैसे यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि अर्थ अंदर से भी गर्म है ना, तो उसकी वजह से भी आपकी नेचुरल वेरिएशन आ सकती है टेम्परेचर के अंदर। फिर है सोलर एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर्स, मतलब एक दो साल की बात नहीं है। डायरेक्ट इंक्रीज ऑफ सोलर एनर्जी, अगर सोलर एनर्जी आउटपुट आपका बढ़ जाएगा तो उसका ऑब्वियसली डायरेक्ट आउटकम क्या होगा आपका, कि आपका जो है टेम्परेचर जो आज का वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसको भी हम कहेंगे कि आपकी क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, क्योंकि ओवरऑल आपका ग्लोब गर्म हो रहा है। लेकिन जो मेन ह्यूमन फैक्टर है, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर बोलते हैं, वो है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, या इसको इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। वो है कि ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं, जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, इनकी वजह से जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो लास्ट वन है, दैट इज थॉट टू बी द मेजर रीजन प्रेजेंटली, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दें कि जो आपकी जो अगर हम बात करते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट किस्म की गैसेज हैं, ये हम एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के अंदर पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये नॉन ग्रीन हाउस गैसेज है। 99% तो आपकी यही मौजूद होती हैं। फिर आपका वाटर वेपर आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और मीथेन आ गया। अच्छा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि वाटर वेपर आल्सो एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस, और इसकी अबंडेंस जो है एज कंपेयर टू ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो मीथेन है, उनकी निस्बत इसकी अबंडेंस, मतलब इसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है जब हम एज़ कम्पेयर टू अदर गैसेस की बात करते हैं। लेकिन क्योंकि वाटर वेपर तो एक नेचुरल फैक्टर है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा जोर नहीं देते। हमारा जो ज़्यादा एम्फोसिस होता है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह पे ही होता है। अच्छा, ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी मेजर कल्प्रेट है, जिसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये इसका यहाँ पे मैंने ट्रेंड आपके साथ शेयर किया हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पे एक बात याद रख लें कि ये जो मैंने डेटा लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को भले आप टाइप कर लें, वरना सिंपली नासा की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको ये वाला डेटा मिल जाएगा।
ये स्लाइड ऑब्वियसली हम या ये जो लेक्चर अभी हम आपको दे रहे हैं ईयर बाय ईयर, जारी बात है इस डाटा के अंदर वेरिएशन आती है। तो आपने क्या करना है, लेटेस्ट ईयर का डाटा नासा की वेबसाइट से जाके चेक कर लेना है, या सिंपली ये जो लिंक दिया हुआ है ये इसको एग्जैक्ट गूगल पे क्या कर लें, आप टाइप कर लें। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि ये 2007 से पीछे कोई कह लें 2005-6 से यहाँ से डाटे का स्टार्ट हो रहा है, जब इन्होंने डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। मतलब वैसे तो प्रॉक्सी इंडिकेटर से मुराद होता है कि जब डायरेक्ट डाटा ना कलेक्ट किया हुआ हो, तो सेकेंडरी सोर्सेज से जब आप डाटा कलेक्ट कर लें तो प्रॉक्सी इंडिकेटर्स कहलाते हैं, वहां से भी डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप 2005 ऑनवर्ड भी देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो थी, अगर 380 पार्ट्स पर मिलियन थी, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, तो इस वक्त जो है ये 410 क्रॉस कर चुकी है। ये आपके पास एक नंबर दिया गया लेटेस्ट मेजरमेंट मई 2020 की, 414 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है। उसको अगर आप कंपेयर करें 380 से तो वो काफ़ी ज़्यादा। और फिर मज़े की बात है, ये देखें ये ट्रेंड आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड है। उसके बाद आपका आ गया जी जो मेजर आपका जो है, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो साइंस के अंदर एग्जामिनर पूछते हैं अक्सर कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। मैं आपको पहले तो बात बता दूं कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बात का आ जाता है, बड़ा मजे का ये टॉपिक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ ब्लेसिंग, कमेंट, ठीक है, इज अ ब्लेसिंग, इस पे कमेंट करें। अब ये आपकी बल्कि होम असाइनमेंट है, आपने इस पर कमेंट करना है। मैं आपको बताता हूँ, आप इसके फेवर में भी जा सकते हैं। आप ये कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ ब्लेसिंग, बिल्कुल ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ कर्स। आप ये भी कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स एज वेल, ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले तो बताऊं कि नेचुरली ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ ब्लेसिंग। नेचुरली से क्या मुराद है, क्योंकि जब सन से जो लाइट रेडिएशंस आपकी आती हैं तो वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं। ये देखिए, शॉर्ट वेव लेंथ रेडिएशंस फ्रॉम सन, जिस तरह अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, विजिबल लाइट, शॉर्ट इंफ्रारेड रेडिएशन, जब वो आती हैं तो वो होता क्या है कि ये आपको ग्रीन हाउस एक शो किया हुआ है। शॉर्ट वेव रेडिएशंस अंदर इजीली दाखिल हो जाते हैं इस ग्लास से, ये ग्लास का जब बना हुआ है। या अगर जमीन की बात करते हैं तो उसके गिर्द ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लैंकेट को पार करके अंदर आ जाती है। जब वो अंदर आके जमीन को हिट करती हैं, जब वो अंदर आके यहाँ पे अर्थ सरफेस को हिट करती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं तो उनकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है। आने वाले की वेवलेंथ छोटी, ये आने वाली होगी इनकमिंग, और ये जो बाहर जाने वाली उसकी होगी, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। जब इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो ये रेडिएशन इस बैरियर्स को, ये जो शीशा है या जो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट है इर्द गिर्द बना हुआ, इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। जब वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती तो वो अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे, वो अंदर ही ट्रैप हो जाएंगी, बाहर नहीं निकल पाएंगी। जब वो अंदर ही ट्रैप हो जाएंगी तो ये जो एरिया है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ग्रीन हाउस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ये आप देखते हैं ना, टनल फार्मिंग करते हैं, सब्जियां लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, आलू लगाते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने वो शापर का एक कवर सा चढ़ाया होता है, दैट इज कॉल्ड टनल। वो ग्लास का भी हो सकता है, वो शापर का भी हो सकता है, शॉपिंग बैग जो होता है पॉलीथीन होता है, ठीक है। तो वो सस्ता तरीन ऑप्शन शॉपर है, पॉलीथीन बैग है, क्योंकि फिक्स्ड पूरा का पूरा ग्लास का बनाना मुश्किल है। तो दैट इज आल्सो ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बड़ी ही मजे की जनाब हम आपको चीज दिखा रहे हैं। इसको अगर आप देखें, ये मैं आपको एक प्ले करके दिखाता हूँ। ये आपको जो एक एनिमेशन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका किस तरह से प्ले करता है, देखें। आपकी जो है ग्रीन हाउस इन गैसेस इन एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब सन से जब रेज आती हैं वो अर्थ को हिट करती हैं डायरेक्टली, द रेज रिफ्लेक्ट बैक टूवर्ड्स द स्पेस। अच्छा, अब ये जो ब्लैंकेट है इसमें से कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ लेकिन वापस चली जाएंगी, ठीक है। सम ऑफ द हीट कंटिन्यूज टू स्पेस। अच्छा, अब अगर यही जो ब्लैंकेट है इर्द गिर्द, अगर इसकी थिकनेस, यानी कि ये जो ब्लैंकेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ब्लैंकेट है या ग्रीन हाउस गैसेस का ब्लैंकेट है, ठीक है, ये अगर इसकी मोटाई बढ़ जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का तादाद मिकदार बढ़ती जा रही है, हम क्या करते जा रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ाते जा रहे हैं। ये देखिए, अब इंडस्ट्रीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है फैक्ट्री से, कार से, वो बढ़ती जा रही है, तो ये लेयर मोटी होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। अब जब सन की रेज आएंगी और जब रिफ्लेक्ट बैक करेंगी
तो हीट का कैप्चर ज़्यादा हो जाएगा, बहुत थोड़ी हीट जो है वो रिफ्लेक्ट कर वापस जाएगी स्पेस को, और जो उसका कैप्चर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दिस फिनोमिना, अब उसकी वजह से क्या होगा, देखें इंटरनल जो टेम्परेचर है वो राइज कर गया है, बढ़ गया है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, या इसको इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोल देते हैं। ये कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड, तो हीट की ट्रैपिंग जो है वो बढ़ गई है, तो इनहांसमेंट होगी, तो दैट इज कॉल्ड इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट। वेरी सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद है जी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कहीं पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या वैसे अपने आप को ज़रा एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए आप ये चीज़ बता सकते हैं कि जनाब वैसे तो जो ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज़्यादा, जो अगर कंसनट्रेशन की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है उसका किसका एमिशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एमिट हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपके जितने भी फॉसल फ्यूल्स हैं, बर्निंग है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है। दूसरे नंबर पे आपकी मीथेन एमिट होती है, तीसरे नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड एमिट होती है, NO जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी कहीं पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसको हम अगर कहें कि दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो जो मीथेन है उसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उससे 25 गुना ज़्यादा है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उससे 300 गुना ज़्यादा है। और जो फ्लोरीनेटेड गैसेज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनका 1000 से लेकर 10,000 टाइम्स तक ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। मतलब अगर 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड आपकी से फॉर एग्जांपल 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इजाफा करेगी, या आप कह लें 1 किलो जूल हीट कैप्चर करेगी, तो जो आपकी फ्लोरीनेटेड गैसेज हैं वो 1000 से लेकर 10,000 किलो जूल तक हीट एक्स्ट्रा कैप्चर कर रही होंगी। तो ये भले इनकी मिकदार थोड़ी है, लेकिन इनका हीट कैप्चर की कैपेसिटी क्या है या पोटेंशियल क्या है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये आगे ग्रीन हाउस गैसेज के सोर्सेज आप बेशुमार किताबों से पढ़ते हैं, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है, सॉलिड वेस्ट से प्रोड्यूस होती है, फॉसल फ्यूल से। फॉसल फ्यूल से क्या मुराद है, ये जो ऑयल गैस कार्बन कोल वगैरह हो गया, ठीक है। और इसी तरह वुड और वुड प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब लकड़ी वगैरह से भी। मीथेन जो है ये भी कोल, नेचुरल गैस और ऑयल से प्रोड्यूस होती है। मीथेन जो है वो आपकी लैंडफिल्स वगैरह से भी, या जो आप राइस वगैरह काश्त करते हैं वहाँ से भी, और इवन लाइफ स्टॉक फार्मिंग से भी प्रोड्यूस हो रही होती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर जो आप अप्लाई करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वगैरह से भी प्रोड्यूस होती है, और फॉसल फ्यूल से भी प्रोड्यूस होती है। फिर इसी तरह हाइड्रोक्लोरोफार क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साक्लोराइड, ठीक है। ये आपके ज़्यादातर जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो आपका एरोसोल्स वगैरह हो गए, या आपका जितने भी एयर कंडीशनर्स हो गए, एसीज हो गए, उनके अंदर जो गैस इस्तेमाल हो रही होती है, चाहे वो घर का एसी है या फ्रिज का एसी कंप्रेसर है, या चाहे गाड़ी का कंप्रेसर है उसके अंदर, या जितने भी आप फोमिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके अंदर भी ये जो है वो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन मौजूद होते हैं। उसके बाद आपका आ गया जी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंक्रीज। प्री इंडस्ट्रियल एरा में, यानी कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था उससे पहले ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं उनकी जो कंसनट्रेशन हैं वो एयर के अंदर 31% कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की 151%, नाइट्रोजन ऑक्साइड की 17% इंक्रीज हो गई हैं। मतलब इनकी क्वांटिटी बड़ी जल्दी से बढ़ रही है। और ये कंफर्म हो चुका है कि ये कोई क्या कहते हैं वाइल्ड फायर से या कोई वॉल्केनिक eruption से या किसी और वजह से नहीं हो रहा। ये मेनली ह्यूमन एक्टिविटी से, मतलब इंडस्ट्री की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ठीक है, इन वजूहात की वजह से ये मेनली हो रहा है। तो उसमें मेजर जो फैक्टर है वो बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल, गैस एंड कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट हैं। ये मेजर कल्प्रिट्स हैं जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन के इंक्रीज का बायस बने हैं। अच्छा, अब यह है कि मेजर कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज आपको बड़ा थोड़ा डिफरेंट अंदाज के अंदर ये मैं टॉपिक करवा रहा हूँ कि आप फैक्चुअली इन चीज़ों को प्रूव कर सकें। आपका अगर मेजर कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आपका
पाकिस्तान के अंदर भी जो 60% और मोर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो थर्मल सोर्सेज से प्रोड्यूस होती है। थर्मल सोर्सेज से मतलब क्या है, या तो कोल जला के हीट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, या फॉसल फ्यूल्स मतलब पेट्रोल डीजल जला के जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, तो वो आपका थर्मल सोर्सेज कहलाते हैं। तो उससे जारी बात है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी है। इसी तरह फिर आपका जो सेकंड मेजर सोर्स है वो लाइव स्टॉक है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और स्पेशली फार्मिंग, इसलिए जो डेवलप कंट्रीज है उनके अंदर एक ये बाकायदा मूव चल रही है वेजिटेरियन और वेगन डाइट की। मतलब आपकी डाइट के अंदर किसी किस्म का गोश्त होना नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि जी जो लाइव स्टॉक या मीट कंजम्पशन है, इसकी वजह से भी आपका जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल पोल्यूशन हो रही है। 20.4% ये इसका शेयर है। फिर इंडस्ट्री का 17.9% है। फिर ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ये 14% इसका शेयर है। फिर उसके बाद आपका फूड वेस्ट हो गया। फिर बिल्डिंग्स की जो आपकी है, यानी कि जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है या जो आपकी लिविंग है, उसकी वजह से जो आपका इसमें होता है, ठीक है। फिर अदर एनर्जी सोर्सेज भी आ गए, जिस तरह आप पानी गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो ये क्या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का बाकायदा सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये अथेंटिक डाटा है। उसके बाद आपका आ गया जी इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स क्या हैं जी? बड़ा सिंपल, आप कई दफ़ा पढ़ते हैं और उसको हम बड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है, बारिशों की कहीं पे बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, कहीं पे कम हो रही हैं, इंक्रीज स्टॉर्म्स या डिजास्टर्स, जिसको आप डिजास्टर भी कर सकते हैं। इससे मुराद ये है कि जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज़्यादा, और इवन अमेजोन के अंदर वाइल्ड फायर जो थी अनप्रेसिडेंटल, उन्होंने जो है वो वाइल्ड फायर्स रही हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस किया है। सीवियर ड्राउट्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है और ये आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन आ जाता है, इज देयर एनी सनी साइड टू ग्लोबल वार्मिंग? क्या ग्लोबल वार्मिंग की कोई सनी साइड भी है? ठीक है, तो सनी साइड से मुराद है कि क्या इसके कोई बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है, ये आपने सर्च करना है, ठीक है। अच्छा, ये मैं चीज़ें मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं आपको यहाँ पे भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ता जा रहा हूँ ताकि आपको रिसर्च की भी थोड़ी हैबिट पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये सर्च करना है आपने, ये आपकी असाइनमेंट है। अगर आपको ना मिले तो फिर मुझे बताइएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं, ठीक है। जी हाँ, कुछ फ़ायदे भी हैं। वो जिस तरह के यहाँ पे मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। वो एक बंदे का, तो पंजाबी का एक लतीफ़ा है कि अगर किसी का मुंह सुर्ख हो, क्या सेब खा खा के, तो आप अपना चपाट मार मार के मुंह सुर्ख कर ले, ठीक है। अब चपाट मारने का फायदा तो ये हुआ कि मुंह सुर्ख हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह के इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो बहरहाल जनाब, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये तो डायरेक्ट इफेक्ट्स है ना, टेम्परेचर राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन कहीं पे कम या ज़्यादा, इरेटिक प्रेसिपिटेशन को बोलेंगे मोर की बजाय, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी पे मसाइल आ रहे हैं, क्रॉप यील्ड्स कम हो रही हैं, इरीगेशन डिमांड, पानी की मकदार डिमांड बढ़ती जा रही है, फॉरेस्ट कंपोजिशन, फॉरेस्ट आपके जो हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ट्री सीड जनरेशन कम हो रही है और ट्री हेल्थ पे इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज, वाटर सप्लाई ओवरऑल कम हो रही है, पीने का पानी और वाटर क्वालिटी भी डिटोरियोरेट होती जा रही है। फिर कोस्टल एरियाज जो हैं वहाँ पे इरोजन और इनंडेशन, इरोजन से क्या मुराद है कि जब जारी बात है पानी पीछे से अगर फॉरेस्ट जो है उसकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो वहाँ से जो पानी आएगा उसके अंदर सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगी। वो सेडिमेंटेड वाटर जब कोस्टल एरिया के अंदर जाएगा तो कोस्टल वाटर भी पोllute हो जाएगा। इसी तरह इनंडेशन है कि कोस्टल वाटर जो है सी लेवल जब चढ़ता है तो कोस्टल वाटर भी समंदर की तरफ अंदर को आना शुरू हो गया, उसमें जारी बात सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मैंग्रोव की हेल्थ को वो डैमेज करता है, ठीक है। और इसको रोकने के लिए आपका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद स्पीशीज़ एंड नेचुरल एरियाज, आपकी बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद होता है? लाइफ की जो वैरायटी है, अल्लाह ताला ने कितनी किस्म की लाइफ देखे समंदर के अंदर, पता नहीं कितनी किस्म की स्पीशीज़ पैदा की हुई हैं। इन इंसेक्ट्स की जो है वो मिलियंस टाइप्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे ये स्नेल्स और बेशबहा किस्म की जो बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं, ठीक है। तो ये तमाम एक वैरायटी ऑफ जो लाइफ है उस पर इफेक्ट हो रहा है। जिस तरह आपका जो है वो पांडा इंडेंजर्ड है, पाकिस्तान के अंदर ब्लाइंड डाल्फिन इंडेंजर्ड है, स्नो लेपर्ड इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो उसकी बेशबहा काजेज हैं, उनमें से एक ग्लोबल वार्मिंग भी एक काज है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ इन्फेक्शियस डिजीजेज, जिस तरह डेंगू, पाकिस्तान के अंदर 10-15 साल से पहले डेंगू का कोई नाम ही नहीं होता था, ठीक है। तो डेंगू एपिडेमिक डिजीज है और ये एक्चुअली क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल, अगर आपको एक कंप्रीहेंसिव एक स्लाइड पे मैंने इसके तमाम आपको जो इफेक्ट्स हैं वो बता दिए, लेकिन उसको हम फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो सोशल एंड क्लाइमेट इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी हैं जी आपके।
वो तो हो गया ना ओवरऑल जो आपके डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, ठीक है। आपकी देखें जो फसलें हैं उसकी प्रोडक्टिविटी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब फसलों की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर गुड्स हैं या जो फूड स्टाफ है उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, ठीक है। एक्सट्रीम मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, वाइल्ड फायर जैसे ऑस्ट्रेलिया और अमेजोन वाली हमने बात की थी, डिजीजेस स्प्रेड हो रही हैं, ये भी आपका हमने डिस्कस कर लिया। फ्रेश वाटर विल बी इन शॉर्ट सप्लाई, फ्रेश वाटर की सप्लाई कम होती जा रही है, सुखड़ती जा रही है। उसकी दो तीन वजह हैं, एक तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, दूसरा सारी बात है जब एवेपोरेशन होती है, ठीक है, या जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी आपका जो पानी है उसकी डिमांड उसकी जो है सप्लाई कम होती जा रही है। उसके बाद है मोर वाज टू गेन एक्सेस टू लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑब्वियसली जब रिसोर्सेज कम होंगे उसकी वजह से मजीद जंगें होंगी, जैसा कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया की नेक्स्ट जंग जो है वो पानी पे होगी, ठीक है। लॉस ऑफ द कैपेसिटी, आप देखें अगर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो अगर जून जुलाई के अंदर किसी का भी दिल नहीं करता कि 12-1 बजे आप अगर शदीद गर्मी हो तो आप कहीं बाहर जाएं ट्रैवल करें, तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स की जो कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस होती जा रही है। फिर द कास्ट ऑफ अडाप्टिंग, तो जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उसको अडॉप्ट करने के लिए सिंपल सी एग्जांपल है, अगर गर्मियां बहुत ज़्यादा होंगी तो उसके लिए आपको देखें कूलिंग कास्ट आपकी बढ़ जाएंगी। एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह अगर फर्स्ट क्या सी लेवल राइज करेगा तो आपको बड़े बड़े बंद डालने पड़ेंगे या आपको पूरे के पूरे जो शहर हैं वो डिसलोकेट करने पड़ेंगे, तो देखें उसकी कितनी बड़ी कास्ट है। उसके बाद आ गया जी ये बड़े मजे के ग्राफ आपके लिए मैंने लेटेस्ट डाटा जो है वो कलेक्ट किया है। लेटेस्ट एनुअल एवरेज अनोमली जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है 2019 का डाटा लेटेस्ट नासा की वेबसाइट पर मौजूद है। 1.676 फारेनहाइट एवरेज चेंज है या 1 डिग्री चेंज आ चुका है। जो एवरेज अर्थ का टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज आ चुका है, 0.98, ठीक है। अब ये डाटा उनके पास कहाँ से तक से मौजूद है, ये मौजूद है उनके पास 1860, उससे पीछे का उनके पास डाटा नहीं है, रिलायबल डाटा नहीं है। तो 1860 से जब वो स्टार्ट करते हैं तो 1860 में तो देखें ये को 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बात हो रही थी, तो अब ये 0.6 से होता हुआ ये माइनस में है, सॉरी ये भी याद रखें, ये पॉइंट -0.86, ये यहाँ पे देखें ना ये जीरो है, फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। जो मतलब जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर था तो 1860s में उससे कम था टेम्परेचर बल्कि, ठीक है। फिर वो जीरो मतलब वो एवरेज से आगे फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो ये ग्राफ आपको एवरेज टेम्परेचर का 1850 टू 2018 तक का एक ग्राफ आपको शो कर रहा है, और यहाँ पे 2019 का फिगर भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये बड़ा क्लियरली शो कर रहा है कि ये राइजिंग ट्रेंड है आपका। इसी तरह आप ये देखें ये मीन सी लेवल राइज है। तो जब मीन सी लेवल राइज की आप बात करते हैं तो यहाँ पे मिलीमीटर में देखेंगे, अगर आप 1880 में स्टार्ट करते हैं तो अगर एवरेज हम कहते हैं कि वहाँ पे जीरो ही था, हम वहाँ पे एक रीडिंग शुरू करते हैं ना कि उस वक्त जो था हम कहते हैं कि वो सी लेवल बिल्कुल इक्वल था, ना उसमें कमी थी ना ज्यादा थी। तो जब हम 2020 की बात करते हैं तो उसमें अराउंड 240 मिलीमीटर हाइट, मतलब उसका सी लेवल बढ़ चुका है, मिलीमीटर उसमें जो है इतना उसके अंदर इजाफा हो चुका है। अच्छा ये बड़ा ही हीट मैप्स इनको आप बोल देते हैं, या ग्लोबल क्या कह लें, एक टेम्परेचर मैप आप इसको कह लें आप। 1884 के अंदर अर्थ जो है वो उसका ग्लोबल मैप कुछ इस तरह का था, और 2019 के अंदर इस तरह का है। ये जो जितना रेडिश है ज़्यादा, ये उतना ज़्यादा हॉट को शो कर रहा है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, वो भी नॉर्थ में ज़्यादा है और साउथ के अंदर अर्थ के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। नॉर्थ एरिया जो है, बल्कि इस साल में आज ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि क्या कहते हैं आपका मॉस्को या रशिया और ये वाले जो रीजन्स हैं और इवन जो आर्कटिक रीजन्स हैं वहाँ पे 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सर क्या हाल चाल है आपका, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। अच्छा। हेलो।
यस my darling. What happened to you? I'm coming. Actually, I was busy in my recording, so yeah, I was busy in recording. I'm coming back. Okay, don't worry. I will be back. Okay, okay. चलो कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ, समय मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अभी, ठीक है ना।